अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्लड फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे: कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस और उनकी ओरिजिन, आरबीसीज के क्या फंक्शन है, शेप, साइज, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन सेल और एरियाज जो प्रोड्यूस करते हैं आरबीसीज। वन बाय वन इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम। ये जस्ट वाइवा क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड है। व्हाट इज़ अ ब्लड? सबसे पहले आपको ब्लड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा में हम देखेंगे बाद में कि प्लाज्मा क्या होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास जिस तरह ये सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, WBCs और प्लेटलेट्स, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। और जो दूसरी चीज़ होती है प्लाज्मा। और ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में, और इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टिश्यूज़ को या डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब इसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो इसमें हमारे पास सेलुलर पार्ट होता है और प्लाज्मा। ये आपने पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो यही सेलुलर पार्ट्स हमारे पास 45% इसका बनाते हैं, जबकि प्लाज्मा 55% बनाता है। 50 प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, ठीक है। और सेलुलर पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, आरबीसीज, WBCs, प्लेटलेट्स, तो ये सारे मिलके हमारे पास 45% बनाते हैं टोटल ब्लड का। जबकि उस ब्लड में से जो प्लाज्मा पार्ट होता है वो 55% होता है, यानी फ्लूइड पार्ट 55% होता है। अब उस 55% प्लाज्मा को हम देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। तो प्लाज्मा में हमारे पास वाटर आ जाता है 92%। इस 55% में से जो 90% या 92% होगा वो वाटर होगा। बाकी जो 8 to 9% हो गए वो सॉलिड्स हो गए। अब सॉलिड्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सॉलिड हमारे पास इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक आयन्स होंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और फॉस्फेट। जबकि ऑर्गेनिक में हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो उसमें जैसे, और नाइट्रोजन वगैरह। तो इस तरह जो हमारे पास प्रोटीन्स है, मेनली सीरम एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इसी तरह के जो प्रोटीन्स होंगे वो होंगे ऑर्गेनिक में। इसके अलावा हमारे पास नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जैसा कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ज़ेंथाइन, हाइपोजेंथाइन, क्रिएटिन से तो फिर क्रिएटिनाइन भी होगा, और अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन्स होंगे जो कि ऑर्गेनिक पार्ट बनाएंगे, यानी 8 to 9% में जो आएंगे इंक्लूड होगा ये। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें होंगी जैसे कि फैट्स में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल, ये भी ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, हम देखते हैं कि ग्लूकोज ब्लड में फ्री फॉर्म में पड़ी होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में होगा। इसके अलावा और सब्सटेंसेस जैसे एंटीबॉडीज़ भी पड़ी होती हैं ब्लड प्लाज्मा में। एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेज जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करवाते हैं, प्रोटीएस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाते हैं, और अमाइलेज, प्रोटीएस प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाते हैं। तो कंपोजिशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक देखा कि 100% कंपोजिशन में जो 45% जो है वो सेलुलर पार्ट है और 55% जो है प्लाज्मा है। और इस 55% को अगर देखें तो उसमें 92% तो वाटर होगा, लेकिन 8 to 9% इनऑर्गेनिक आयन्स होंगे और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अगर देखें तो उसमें प्रोटीन्स होती हैं और नॉन प्रोटीन, एक तो हमने प्रोटीन्स पढ़ लिए, और ऊपर से नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, अमोनिया, ज़ेंथाइन, हाइपोजेंथाइन वगैरह। और इसके अलावा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लाज्मा में पाई जाती है, जो कि 55% बना रहे होते हैं टोटल ब्लड का। तो यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड से क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड में पहला फंक्शन होता है रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन में अगर देखें तो सबसे मेन गैसेज जो रिस्पायरेटरी गैसेज होती है वो ऑक्सीजन है और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को बॉडी में, ऑक्सीजन जो है हवा से बॉडी में एंटर होती है, उसके बाद लंग्स के पास जाती है और लंग्स से जाती है टिश्यूज़ के पास। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के पास जाती है और लंग्स से फिर बॉडी से बाहर। तो ये इसका मेन फंक्शन है, रिस्पायरेटरी फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन है। न्यूट्रिटिव फंक्शन ये होता है कि हमारे पास ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन सी फूड, जो एक तो जीआईटी से एब्जॉर्ब हुई हो या फिर स्टोर हुई हो टिश्यूज़ में, ठीक है, तो उसको वहाँ से लेके ये टिश्यूज़ इस फूड को लेके जाती है टिश्यूज़ के पास या फिर और सेल्स के पास, ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। तो ये उसका न्यूट्रिटिव फंक्शन है। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटरी फंक्शन।
एक्सक्रीटरी फंक्शन में ये होता है कि हमारे पास जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको अपने बॉडी से रिमूव करना है, तो ये ब्लड जो है उन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? मसलन किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया और स्किन। तो ये सारे हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इनको जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेके कौन जाता है? ब्लड। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। इसके अलावा डिफेंसिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। डिफेंसिव फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है कि ब्लड के अंदर होते हैं WBCs, जो कि हमने पढ़े पहले। WBCs में हमारे पास मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो जो भी कोई बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर होता है तो माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स उसको इनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटोज कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है ये डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी होती है ब्लड में, जो कि हमने पहले पढ़ा प्लाज्मा में। तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो पैथोजेंस को उसके खिलाफ हम फाइट करती है। कैरियर फंक्शन किस तरह ये परफॉर्म करता है कि ये कैरी करता है ब्लड जो है हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, एंटीबॉडीज़ को, वाइटामिन्स को, सॉल्ट्स को और केमिकल्स को। फिर हमारे पास आ जाता है हीमोस्टेटिक फंक्शन। हीमोस्टेसिस जो होता है, हीमोस्टेसिस कहते हैं कि ब्लड लॉस को रोका जाए, ठीक है, यानी कहीं अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे उसको रोका जाए। तो किस तरह रोका जाता है कि वहाँ पे अगर क्लॉट बन जाए तो वो ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो हीमोस्टेटिक फंक्शन ये इस तरह परफॉर्म करता है कि ये इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में हेमोरेजेस यानी लीकेज हो रही हो ब्लड की तो ये उसको भी प्रिवेंट करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है ब्लड, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, आयंस के बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट रखता है, विस्कोसिटी को ब्लड की और ऑस्मोटिक प्रेशर को ये रेगुलेट रखता है। क्योंकि इसके पास इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस तरह मेंटेन होगा, क्योंकि ब्लड के पास एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिससे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहता है। इसी तरह जो है ये इस सब फंक्शंस को किस तरह बैलेंस रखता है ये हमने अभी डिटेल में नहीं जाना। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट रखता है, एसिड बेस बैलेंस को और आयंस बैलेंस को, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इसके हमारे पास 9 फंक्शंस थे। ये रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, डिफेंसिव फंक्शन, कैरियर फंक्शन, हीमोस्टेटिक फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शंस। तो ये अच्छे से याद करें। तो ये हमारे पास फंक्शंस थे ब्लड के कि ये रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, डिफेंसिव फंक्शन, कैरियर फंक्शन, हेमोस्टेटिक फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्लाज्मा को। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ने से पहले हम पहले प्लाज्मा को देख लें कि हमारे पास 2 तरह के फ्लूइड होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के अंदर होता है, ये जैसे सेल बनाया हुआ है तो इसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा होगा उसको तो हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे। लेकिन जो ये सेल है और इसके जो बाहर फ्लूइड पड़ा हुआ है, अब उसको तो इंट्रासेलुलर नहीं कहेंगे, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होता है प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी 2 सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं और दोनों टाइप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं। ये दोनों हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन यानी प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 2% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज़ अ प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ दैट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें जो कि आइडेंटिकल होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह का होता है, लेकिन उसके अंदर 7% प्रोटीन होते हैं, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर 2% प्रोटीन होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आप अच्छे से अभी से क्लियर कर लेंगे तो अब बेटर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन का ओरिजिन कहाँ से होता है। ओरिजिन हमारे पास ये लीवर से ओरिजिनेट होते हैं, एक्सेप्ट गैमा ग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़ जो है ये हमारे पास प्लाज्मा से ओरिजिनेट नहीं होती। तो फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम से ओरिजिनेट होती है। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम को आप बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर बताएं तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है मैक्रोफेजेस का, मोनोसाइट्स का, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस या मोबाइल मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट सिस्टम को कहते हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो कि डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में अगर देखें प्लाज्मा प्रोटीन्स की एग्जांपल कौन कौन सी है? प्लाज्मा प्रोटीन्स में आ जाती है एंटीबॉडीज़, ट्रांसफेरिन जो कि आयरन को, ऐसी प्रोटीन होती है जो कि आयरन को ट्रांसफ़र करती है, सीरोप्लाज्मिन जो कि कॉपर को ट्रांसफ़र करती है, हिपेटोग्लोबिलिन जो कि हीमोग्लोबिन को ट्रांसफ़र करती है और एल्ब्यूमिन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। तो ये सारी चंद एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन का क्या होता है। तो पहला फंक्शन ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, जैसे कि फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि
ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है। ठीक है, जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ब्लड फिजियोलॉजी का तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह ये क्लॉटिंग करवाते हैं। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रोटीन मेंटेन रखता है ये आप लोग खुद बताओगे। वैसे एल्ब्यूमिन रखता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर की विस्कोसिटी को मेंटेन रखते हैं और ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को ये रेगुलेट रखते हैं, ना उसको बढ़ने देते हैं और ना इसको कम होने देते हैं। अगर ये ESR बढ़ जाए या कम हो जाए तो उससे प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है ESR को बैलेंस रखती है। ESR जो है आप उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, यानी एज अ बफर ये एक्ट करता है। और अगर किसी पर्सन के अंदर प्रोटीन डाइट कम ले रहा है वो, तो उसमें ये प्रोटीन रिजर्व्स के तौर पे काम करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रोटीन का कंटेंट भी जो है वो ज़्यादा होता है, 7% होता है। तो अगर कोई पर्सन जो है उसमें प्रोटीन डाइट कम है तो वो ये प्रोटीन रिजर्व के तौर पे एक्ट करती हैं। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्मिनो प्रोटीन्स। ठीक है, कार्मिनो प्रोटीन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करती है। तो ये चांद एक फंक्शंस बहुत हैं इसके, तकरीबन इसके वही फंक्शन है जो ब्लड के फंक्शन है, लेकिन जो कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनके फंक्शन को देखते हैं कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स क्या क्या ही करते हैं, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन फ्री फॉर्म में होंगे, यानी वो RBCs के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। ठीक है, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे और बॉडी में ऑक्सीजन के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल सके, तो इसलिए हीमोग्लोबिन का RBCs के अंदर होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होगा RBCs का कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन इन टर्न ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें हीमोग्लोबिन फ्री फॉर्म में होती है, तो उसमें से 3% जो है वो कैपिलरीज के ज़रिए पर उसके लीक हो जाती है और टिश्यू स्पेसिस में हीमोग्लोबिन एंटर हो जाती है, और या फिर हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एंटर हो जाती है। खैर वो फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन हर टिश्यू को मिले, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन को RBCs के अंदर होना ज़रूरी है। इसके अलावा RBCs के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाता है और H2CO3 बनाता है, और इसी तरह जो है H2CO3 को इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक कर देता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने में फ़ायदा होता है। इसके अलावा एसिड बेस बफर को भी ये मेंटेन रखता है इसी प्रोसेस के ज़रिए। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन है RBCs के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी शेप को। हमें सबको पता है कि RBCs की शेप जो है वो बाइकनकेव होती है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना होता है 7.8 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से इसकी अगर देखें डायमीटर तो वो 1 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन ये इसका मतलब वो पॉइंट है जो कि थिन है, और यहाँ से देखें तो ये चौड़ा है, तो ये इसका 2.5 माइक्रोमीटर है। तो इसका डायमीटर कैसा होगा कि इट इज़ 7.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड thickness of 2.5 micrometer at its thickest point and 1 micrometer at its thinnest point। ये इसका थिन पॉइंट है, ये इसका थिक पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो शेप होती है RBCs की वो चेंज हो सकती है, यानी जब वो टाइट बेड्स ऑफ कैपिलरीज में से पास करता है तो वो इजीली पास हो जाता है, क्योंकि वो उसकी चेंज शेप हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है कंसनट्रेशन RBCs की बॉडी ब्लड में कितनी होती है। तो मेन के अंदर 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। जबकि फीमेल में 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन जैसे एक RBC है, उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन इकट्ठा हुआ होता है, HB कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है 34 ग्राम या फिर 34%। ठीक है, इन ईच 100 ml ऑफ सेल।
और इसके अलावा हर हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? 1 HB 1.34 ml जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है होल ब्लड ऑफ वुमेन और मेन में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो हमारे पास जो होल ब्लड है मेन का, उसमें हमारे पास 15 ग्राम जो होगी वो हीमोग्लोबिन होगी पर 100 ml ऑफ सेल, जबकि फीमेल में 14 ग्राम पर 100 ml। जब हम किसी की ब्लड रिपोर्ट्स को देखते हैं तो वहाँ पे ये हीमोग्लोबिन लिखा होता है। तो वहाँ से आप देखिएगा कि अगर फीमेल है तो उसमें नॉर्मल 114 ग्राम है, और अगर मेन है तो उसमें 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होगा पर 100 ml ऑफ सेल में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब एरियाज़ जो प्रोड्यूस करते हैं आरबीसीज़ को, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।